हाँ, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने दिया है। देखिए, मैं आप लोगों को एक ओपन सीक्रेट देता हूं। अकाउंट्स बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट भी करते हैं, बीकॉम पास स्टूडेंट भी अकाउंट्स पर आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं, बीकॉम का लेवल का जो सिलेबस है वो 2-3 बार अगर बुक देख लेते हैं, 2-3 बार प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो आप करा सकते हैं। लॉजिकली सोचिए, आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, सेल बैलेंसिंग में अगर कराने के लिए बोलूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आप लोग किसी को पढ़ा सकेंगे? यस और नो? थोड़ा आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, 3-4 बार देख लेते हैं, एक चैप्टर को 5 बार देख लेते हैं, तो आप पढ़ा सकेंगे? यस और नो? यस सर। थोड़ा बहुत पढ़ा सकूंगा सर, और 2-3 बार पढ़ा लिया तो 4 नंबर टाइम में सर हम लोग पढ़ा ही लेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। एग्जैक्टली राइट। और ये मैं बहुत पर्सनली बिलीव करता हूं दैट इज पॉसिबल। लेकिन देखिए, एक सब्जेक्ट का इवैल्यूएशन तो डेबिट में ये बैठेगा, क्रेडिट में ये बैठेगा, इसके बेसिस में तो नहीं हो सकता। तो सब्जेक्ट कैसे हुआ? वो तो मैकेनिकल हो गया। सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का एक फ्लेवर होता है। यहाँ पर बहुत लड़की लोग यहाँ पर कोई लड़की लोग हैं जो डांस सीखे हैं फॉर्मली? क्लासिकल होता तो मैं वो समझता हूँ, नॉट सिनेमा। ये क्लासिकल डांस कोई सीखे, कोई लड़की है? सौरभनी सर। अच्छा, कौन कौन सीखे हो? सर सौरभनी प्रसाद है वो। हाँ, शौरवनी प्रसाद है वो, तो मुझे पता वो मैं जानता हूँ। और अच्छा, लड़की लोग में पार्टिसिपेशन कम है, हो ही सकता है। लड़के लोगों में प्रोफेशनली क्रिकेट खेला है एक टाइम, स्कूल लेवल में कितना लोग है? बॉल करता है सर मैं बहुत सारे लोग हैं सर, हम तो खेलते हैं। सर पेस बॉल करते हैं कितना लोग हैं? फास्ट बॉल, सर फास्ट बॉल करने का तरीका क्या है? खड़ा होके फास्ट बॉल कर सकते हो? नहीं सर, रन करना पड़ेगा। रन करना पड़ेगा, दिन तभी सर हम लोग बॉल, फर्स्ट बॉल हो सकता है। क्यों? इसका 2 आंसर होता है सर, बचपन से रूल है सिखाया सर। गया है, दौड़ के आके बॉल थ्रो करो। दूसरा बंदा सोचता है ये तो एक फिजिक्स है, आप बाई प्रेशर में मोमेंटम सर, मोमेंटम। प्रेशर प्लस आपका स्पीड का प्रेशर, दोनों में एक साथ पढ़ के बॉल का स्पीड और भी बढ़ जाता है। तो इसलिए बॉल बहुत दौड़ प्रेशर होता है। आप लोग ये भी जानते हैं, जो लोगों का हाइट बहुत लंबा होता है, वो लोग पेस बॉल में काफी माहिर है। बिकॉज जितना जितना वर्ल्ड फेमस पेस बॉलर है, श्रीकांत से लेके पाकिस्तान का वो शोएब अख्तर, शोएब अख्तर, यस, ये लोग सबका क्या है, इसका हाइट देखे हो, नियर अबाउट 6.5 फीट के ऊपर हाइट है। तो उसका हाइट के मतलब उसका प्रेशर ज्यादा रहता है, दैट इज अ लॉजिक। तो हर सब्जेक्ट का एक लॉजिक होता है। अगर आप ये लॉजिक को समझेंगे तो याद रखिएगा, वो सब्जेक्ट आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। लेकिन अगर आप, सर टीचर ने बोला है इसको लेफ्ट साइड में लिखना है और इसको राइट साइड में लिखना है, टीचर ने बोला है इसको प्रेजेंट करना है, ये अगर दिमाग में रखोगे तो बहुत दूर तक नहीं जाओगे, बिकॉज सब्जेक्ट तुमको कुछ दिन बाद खा लेगा। 2 ऑप्शन इस जिंदगी में है, तुम सब्जेक्ट को खाओ और सब्जेक्ट को बोलो तुमको खा लेने के लिए। मीनिंग सेम ही है लेकिन एप्लीकेशन अलग है। जिस स्टूडेंट ने उसके लेवल में सब्जेक्ट को खा लिया है, वो लोग बहुत दूर तक गया है। और जो लोग सब्जेक्ट को बोला है मुझे खा, वो लोग बहुत दूर तक नहीं गया है। बिकॉज वो लोगों के पास तो करने का तरीका पता है,
लेकिन वो बैकग्राउंड वाला थ्योरी पता नहीं था। सिंस बैकग्राउंड वाला थ्योरी उसको पता नहीं है तो बहुत दूर जा नहीं सका। तो याद रखना, जिसको थियोरिटिकल बैकग्राउंड पता है उसको दूर तक हो जाएगा। अकाउंट्स एज ए सब्जेक्ट इवोल्यूशन हुआ है एज ए प्रैक्टिस, लेकिन वो अगर थियोरिटिकल सपोर्ट नहीं मिलता है तो सब्जेक्ट का डेवलपमेंट नहीं होता। तो अकाउंट्स का प्रैक्टिस के बाद ना, पहले यहां पर सबसे बड़ा आता है, पहले मुर्गी आया ना अंडा आया। हर जगह में पहले मुर्गी आता है उसके बाद अंडा आता है। इसके लिए मेरा टीचर के साथ मेरा ऑलवेज डिबेटेबल इशू रहा है। आज भी मैं अगर झगड़ा करता हूं सर के साथ यही मैटर पे, जो सर अकाउंटिंग पहले आया था ना अकाउंटिंग का थ्योरी पहले आया था। सर बोलता है, सर बोलने का मतलब होता है थ्योरी बेस्ड ऑन दैट्स अकाउंटिंग, लेकिन मेरा कहने का मतलब उल्टा होता है। मैं ऑलवेज बोलता हूं प्रैक्टिस को देख के थ्योरी आया है, लेकिन ये डिबेटेबल इशू किसके बेसिस में क्या हुआ है तो हम लोग गौर से देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। दैट इज अ थियोरिटिकल एस्पेक्ट। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग थ्योरी? थ्योरी का मतलब क्या होता है? थ्योरी का मतलब है एनीथिंग का एक्सप्लेनेशन। सर क्यों आउटस्टैंडिंग वेजेस के साथ ऐड करके लिखूंगा? सर क्या भगवान है, सर ने बोल दिया और मुझे सुनना पड़ेगा? ये कहाँ का नियम है? ये सर बोला है और मुझे सुनना पड़ेगा? सर तो भगवान नहीं है, ऊपर वाला नहीं है, तो हम लोग कैसे सुनेंगे? क्यों सुनेंगे? लेकिन सर अगर लॉजिकली समझा देते हैं तो यस सर हम लोग सुनेंगे। तो थ्योरी क्या हुआ? थ्योरी इज अ एक्सप्लेनेशन of why you are doing it. That is a cause and effect relationship explain करता है किसके लिए क्या देते हो। इसलिए मैं हर आइटम को याद करो एक विथ एक्सप्लेनेशन बोलता हूं। इससे मेरा टाइम ज्यादा जाता है 100%, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, सो दैट इस उम्र में एक्सप्लेनेशन क्लियर हो तो सब्सिक्वेंटली जब हायर स्टडीज में जाओगे, सीए में, कॉस्ट में, सीएस में, तब आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं हो मुझे कारण पता नहीं बट आई नो वेरी वेल द फॉर्मूला लगता है। तुम क्या फॉर्मूला करने के लिए आए हो? उसके लिए तो कंप्यूटर ही काफी है। तुमको मंथली 1 लाख रुपए देके क्यों रखेगा? साल में 12 लाख रुपए, भाई सुपर कंप्यूटर खरीद लूंगा 12 लाख में, सारा जिंदगी भर चलेगा। और मैं वो मेरे ऊपर मैं 20 घंटा काम कराऊंगा तो 20 घंटा काम करेगा चुपचाप। तो आपका जरूरत क्यों है? बिकॉज आपके पास एक्सपर्टाइज है। तो एक्सपर्टाइज आपको क्रिएट करना पड़ेगा हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट, सो दैट एनी क्रिटिकल इशू जो आपने बचपन में नहीं पढ़ा था वो भी आए, आपके पास अगर लॉजिक क्लियर है तो आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिखाया था आउटस्टैंडिंग वेजेस का डेबिट करना है। क्यों? बिकॉज आउटस्टैंडिंग एंट्री का वेजेस का एंट्री नहीं दिया है तो आपको एंट्री पास करना है। लेकिन जैसे ही आउटस्टैंडिंग वेजेस आपका ट्रायल बैलेंस में आता है तो आप गौर करके देखिए, हम लोग लायबिलिटी में लिखते थे लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेस के साथ ऐड नहीं करते थे। क्यों? ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। सर ट्रायल बैलेंस रहने का मतलब है वो बैलेंस हो चुका है, बैलेंस होने का मतलब है उसका एंट्री पास हुआ था, नहीं तो ट्रायल बैलेंस में कैसे आया? ट्रायल बैलेंस का आने का मतलब है दे हैव ऑलरेडी पास द एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो ये एंट्री दिया है, दैट्स व्हाई वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्या हुआ? वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस का एंट्री आपने पास किया है। तो अगर आप एंट्री पास नहीं करते हैं तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। लेकिन सोचो जो लोगों को लॉजिक पता नहीं है वो लोगों को लगेगा अरे 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 बोला था आउटस्टैंडिंग वेजेस होगा तो ऐड करना पड़ेगा, चल ऐड कर देते हैं। पूरा गलत, उसका बैलेंस शीट मैच ही नहीं करेगा बिकॉज ऑलरेडी वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस दे चुका था। उसने क्या किया? फिर से वेजेस में ऐड किया। अरे ऑलरेडी वेजेस में ऐड हो चुका है, आप सिर्फ आउटस्टैंडिंग वेजेस को लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। आपने क्या किया? फिर से एंट्री दे दिया। तो ये आपका थियोरिटिकल मिसकंसेप्शन के कारण के लिए है, बिकॉज आप थ्योरी पढ़े ही नहीं थे, रीजन आपने सुना ही नहीं था, आपके दिमाग में सिर्फ यही था कहां बैठाना है बोलो। मेरा ट्यूशन व टीचर मुझको यही सिखाता है कहां पर बैठाना है, तो चलो बैठाओ, बहुत दूर तक नहीं जाओगे। लेकिन जो बंदा सर को भी पूछता है सर ये क्यों है, सर भी खुश हो जाएंगे, बोलेगा भाई बेटा तो बहुत कुछ पूछ रहा है, वेरी गुड। तो उसको एक्सप्लेनेशन दीजिए। जैसे हर आइटम को विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपके लिए वो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ता है, लॉजिकली आता है। बहुत स्टूडेंट कहता है सर मैं तो भूल जाता हूं, नेचुरली भूल तो जाएंगे ही, बार बार पढ़ेंगे तो रीजन आपको याद रहेगा। रीजन तो आपको याद रखना पड़ेगा रादर देन एडजस्टमेंट क्या होगा। चलिए, द थ्योरी explains cause and effect relationship of an event
Accounting theory is a statement of rules and principles relating to accounting practices and policies. आप जानते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसी मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. सो अकाउंटिंग थ्योरी इज अ स्टेटमेंट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल जिसके ऊपर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड अकाउंटिंग पॉलिसी आप अडॉप्ट करते हैं. इट इज द जनरल फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क मतलब एक स्ट्रक्चर टू गाइड द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. ये थ्योरी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को गाइड करता है. इट इज एंड अगेन अ डिबेटेबल इशू. थ्योरी पहले आया था ना प्रैक्टिस पहले आया था, लेकिन हम मान के चलते जो जो आया था, लेकिन एक बार थ्योरी डेवलप हो गया, फ्यूचर प्रैक्टिस जो होगा वो ऑल आर रिटन होगा. मतलब एक फ्रेमवर्क रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा जिसके बेसिस में आपका फ्यूचर डेवलपमेंट होगा. These theories also guide the development of the new practices and procedures. ये गाइड करेगा न्यू डेवलपमेंट, न्यू प्रैक्टिसेस. मुझको लॉजिकली मैं आपको समझाता हूं. मैं आप लोगों को एक दिन खाता मेरा एक दिखाऊंगा कॉलेज में, जहां पर मेरा बचपन का, जब मेरा कॉलेज लेवल में थोड़ा बहुत मेरे किया था, तो एक दो खाता अभी भी पड़ा हुआ है. आप लोग देखिएगा उसमें जो मैंने सीखा है और आज मैं जो आपके सामने प्रेजेंट करता हूं उसमें हेल एंड हेवन डिफरेंस है. बिकॉज मुझको कॉन्सेप्चुअली सर ने बिल्डअप किया था. ये कहीं नहीं बोला था अभिजीत तुमको मैंने जो सिखाया है वही कर दो. मैंने सीखा था. क्या सीखा था? सर ने जो लॉजिक क्रिएट किया था वो लॉजिक मेरे जहन में आ चुका था. उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सर से भी डेवलप किया था, सर से भी अलग लिखा था. मेरा सर फेमस थे, लेकिन सर ने प्रोबेबली कभी भी ये नहीं बोला था मैं जैसे कर रहा हूं आपको वैसे ही करना पड़ेगा. नो, लेकिन लॉजिकली सर ने क्लियर कर दिया था. तो आज भी मैं वो लॉजिक को इस्तेमाल करके डेवलप करता हूं. सर ने तो मुझे बहुत कुछ नहीं सिखाया था. मैंने कैसे सीखा? मैंने सीखा सिंपली जस्ट द वे ऑफ, कैसे मेरा जो डेवलपमेंट हुआ था अकाउंटिंग थ्योरी का बैकग्राउंड नॉलेज से, उससे मैंने सीखा है. सर ने डेप्रिसिएशन एक तरीके से सिखाया है, मैंने स्टूडेंट को अलग तरीके से सिखाया है. All accounting practices should be backed by some accounting theory. जितना practices मैंने आज तक आप लोगों को सिखाया है, all and everything is backed by your theories. Accounting theories guide the further research in accounting practices. मैं PhD हूं अकाउंट्स में, तो अगर मेरा PhD अकाउंट्स में है मतलब मुझे क्या, मैंने जो PhD में जो अप्लाई किया था वो मेरा सर ने सिखा था. मैंने PhD कैसे किया? तो PhD करने का मतलब है मुझे कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर फर्दर डेवलपमेंट. तो ये फर्दर डेवलपमेंट के लिए मुझे थियोरेटिकल बैकग्राउंड पूरा क्लियर होना चाहिए. अनटिल एंड अनलेस थियोरेटिकल बैकग्राउंड आपका क्लियर हो, आप हर जगह में आपका प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा. ओके. द ओरिजिन मतलब जेनेसिस, जहां से शुरू होता है, ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी इज द अकाउंटिंग प्रैक्टिस. मतलब मैंने जो बताया था आपको, थ्योरी से प्रैक्टिस नहीं हुआ था, प्रैक्टिस से अकाउंटिंग थ्योरी आया था. बहुत लोग सेम प्रोसेस करते करते सबके दिमाग में आया भाई एक का थ्योरी फॉर्मेट में लिखना चाहिए सो दैट फ्यूचर जनरेशन उसको अच्छी तरह से पढ़ सके. तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट इशू. द ओरिजिन जेनेसिस ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी इज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. Relation between accounting theory and accounting practices. Accounting practice is the recording of different financial transaction and presentation of financial statement based on the certain theories. I repeat, accounting practices is the recording of different financial transaction and preparation of financial statement on certain theories, based on certain theories. और accounting theory क्या है? It is a set of rules, techniques and principle. क्या है? Rules, technique and principle जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज होता है. मतलब बैकग्राउंड में रहेगा थ्योरी, रूल्स, टेक्निक, प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड्स, जिसके बेसिस पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे. इट इज अ जनरल फ्रेमवर्क टू गाइड द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. ऑल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड बी बैक्ड बाय सम sound theories. All accounting practices should be backed by some accounting theories. तो हर थ्योरी ये क्या है? some accounting practice के बेसिस में ही डेवलपमेंट हुआ है. all accounting practices should be backed मतलब supported by some accounting theories. Accounting theories and accounting practices are the two sides of the same coin. मतलब एक ही पहलू का दो साइड है. Accounting theories and accounting practices are strongly interdependent and interrelated to each other. Theories and practices क्या होता है? Interrelated है, एक साथ.
the relation between the two मतलब theory and practices is not competitive. कौन बेटर है इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्लीमेंटरी, एक दूसरे को सपोर्ट देता है. शायद मैंने आप लोगों को कहा था खिदिरपुर ऐसा कॉलेज है जहां पर कोई अगर सोच सकता है मेरे लिए एक कॉलेज है, मैं सिर्फ आऊंगा, पढ़ के पढ़ूंगा, मैं सिर्फ करके चला जाऊंगा, इससे कुछ नहीं होगा. यहाँ का जो स्टेटस है, माहौल है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आप सब मिलके कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तो ऑब्वियसली रहेगा. स्टूडेंट में अगर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो रैंक कैसे करेगा यूनिवर्सिटी में. स्टूडेंट को क्या करना है, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा और एक साथ करना पड़ेगा. आप लोगों के साथ एक साथ हाथ मिला के काम करेंगे तभी आपका सक्सेस आएगा. ये इट इज नॉट द केस मैं अकेला सब कुछ पढ़ लिया, मैं अकेला सब कुछ जानता हूं, मैं किसी को शेयर नहीं करूंगा. इट इज नॉट द वे. एक साथ मिलके काम करोगे तब तो ग्रुप बिहेवियर पता चलेगा, एक साथ कैसे काम होता है, इसका एनवायरनमेंट क्या होता है ये तो पता चलेगा. नहीं तो आप अकेले पढ़े, अकेले काम की इससे क्या फायदा हुआ. आप लोग सब एक साथ मिलके बॉन्डिंग में लेके काम करेंगे सो दैट आपका अकेला रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है. कॉलेज को अगर प्यार करते हो सबका रिजल्ट अच्छा होना दैट इज इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली 2 नंबर ही करके नहीं. So the relation between is the two is not competitive, rather complementary. एक दूसरे को सपोर्ट देगा. There cannot be any practice without the proper theoretical knowledge. ऐसा कोई good practice हो ही नहीं सकता without theoretical knowledge. तो theoretical knowledge must. Again, theories are developed through observation and analysis of accounting practices. Theories कैसे developed होता है? Through observation and analysis of accounting practices. Theories are considered as the pillar. उसको फाउंडेशन माना जाता है जिसके ऊपर में इमारत खड़ा होता है. So theories and the practices are strongly interdependent theories are considered the pillar on which whole structure of accounting stands. जिसके ऊपर अकाउंटिंग खड़ा हुआ है. तो थियोरेटिकल बैकग्राउंड के बेसिस में ही एंटायर अकाउंटिंग खड़ा हुआ है. बोलिए यहां तक कोई डाउट? No, sir. So that is the concept of accounting theory, relation between accounting theory and practice. High probability question आएगा, what is accounting theory, relation between accounting theory and accounting practices. यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए. अगर नहीं है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं जो आएगा ही गारंटेड. वो आप जो चाहे जहां चाहे से करिए, मेरा कोई कछु नहीं जाएगा. मैं एक पार्ट आप लोगों को दिखा देता हूं, उसको डेवलपमेंट आप लोग करेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना बार आया है मुझे ही पता नहीं है. गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट सीबीएसई आईसीएसई का वो लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं. व्हाट इज गैप? दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब जिसके ऊपर आपका अकाउंटिंग खड़ा हुआ है, दैट इज अकाउंटिंग थ्योरीज. तो क्या होता है गैप? गैप इज अ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स assumption on the basis of which it is a guideline principles which provide the framework मतलब framework कौन provide करता है? theories. framework for which provide the framework for more detailed and comprehensive accounting rules, standards and other industry specific accounting issues. Thus gap encompasses basic accounting principles, accounting standards issued by
प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडीज ऑफ द कंट्री, मतलब हम लोगों के लिए कौन है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. The industry specific accounting practices, that is accounting guidance note. और स्पेसिफिक इशू के ऊपर दिया जाता है. वो भी कौन इशू करता है? ICAI. वही हम लोगों का फादर माना जाता है. In India, financial statements are prepared on the basis of accounting standards issued by Institute of Chartered Accountants of India and the Companies Act 2013. The ICAI also released a guidance note from the time to time on the various topics to help the accounting process and provide clarity. मतलब कोई ambiguity नहीं रहे, doubt नहीं रहे. It should be clarified. While the basic, आप में जैसे अकाउंट्स और इन्वेंटरी का वैल्यूएशन करेंगे, दुनिया में जितना लोग हैं इंडिया में, सब इन्वेंटरी का वैल्यूएशन वही भी करेंगे, बिकॉज हम लोग सब AS2 फॉलो करते हैं. While the basic accounting principle may not be directly, while the basic accounting principles may not be directly form part of accounting standard and the related laws, they are assumed and expected to be universally followed. Accounting principles को क्या माना जाएगा? सर वो क्या लिखा हुआ है? बोलो. वो वाला जो है जहाँ कर्सर ब्लिंक हो रहा है. ओ, इंडस्ट्री स्पेसिफिक अकाउंटिंग इशू मैं आप लोगों को बता देता हूं. बाद में बोलता, तुमने सवाल कर लिया तो बोलना ही पड़ेगा अभी. पेट्रोल डीजल का नाम सुना है? हाँ सर बताइए. पेट्रोल डीजल में सोचिए तो जितना टैंक में रहता है तो सर पेट्रोलियम कंपनी उसका वैल्यूएशन तो कर लेता है, उसमें नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. टैंक में जितना बड़ा टैंक है, जितना लीटर पेट्रोल अवेलेबल है, मीटर से देख लेगा, हो जाएगा. कभी सोचे हो कितना पेट्रोल अंडरलाइन पाइपलाइन में अवेलेबल है? बड़ा बड़ा जगह में अंडरलाइन पाइपलाइन से पेट्रोल आता है, टैंक में नहीं, अंडरलाइन पाइपलाइन से पेट्रोल आता है डिफरेंट डिफरेंट डिपो में. इंडियन ऑयल का है बजबज में एक. तो ये पाइपलाइन में जो 100 हजार किलोमीटर में पाइपलाइन में जो पेट्रोल है, डीजल है, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? कैसे होगा? ये तो सर AS2 में कहीं पर नहीं लिखा है. तो मतलब स्पेसिफिकली इशू है, जो इशू गाइडेंस नोट में मेंशन किया है, कैसे कौन सा मैथमेटिकल टूल से किस तरीके से प्रिंसिपल से ये फॉलो करना पड़ेगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बुद्धि लगा के भी ये नहीं होगा, ये स्पेशल इश्यूज है, उसका तो कैसे होगा सर? दूसरा, जो डायमंड का व्यापारी है, डायमंड जानते हो तो, हीरा. यस सर. उसका आप लोग प्रोबेबली जानते हैं, उसका कैरेट के ऊपर डिपेंड करता है उसका वैल्यूएशन. तो मान लीजिए मैं कोई हीरा का कंपनी, कोई डायमंड मर्चेंट के साथ वैल्यूएशन बिजनेस में मैं ऑडिट करने के लिए गया, उसका अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर क्या होगा मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने तो पूरा बीकॉम लेवल में, एमकॉम लेवल में, सीए लेवल में कहीं पर डायमंड मर्चेंट का मैटर नहीं पड़ा. तो ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक इशू है, सब में एप्लीकेबल नहीं है. तो ये सब में एप्लीकेबल नहीं है तो सर ये वाला इंपॉर्टेंट है. सॉरी हेलो सर, कोई फरहान आईफोन है सर, वो पूछ रहा है कि ये वाला इम्पोर्टेंट है. गैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन आएगा ही, सिर्फ एक ही क्वेश्चन, व्हाट इज गैप. पर आप बोले सर हर जगह नहीं यूज होगा. क्या? सॉरी, व्हाटएवर. स्पेसिफिक अकाउंटिंग के बारे में बोल रहे हैं. कौन है सर? हाँ, फरहान आईफोन कौन है सर? हम लोग का क्लास का तो नहीं है. डिस्टर्ब करने के सर लिए आया है श्वेता क्या? ऑन माइक ऑन करने बोले श्वेता को. हु इज ही? पता नहीं सर, हम लोग क्लास में नहीं है. तो यहाँ पर आया कैसे? पता नहीं सर. सर शायद एक बार मर्ज क्लास करवाए तो उससे चला गया सर. अब सर क्लास स्टार्ट करिए सर. हटा सर लेफ्ट हो गया. हाँ.
तो व्हाटएवर, तो ये द स्पेसिफिक इश्यूज था जहां पर आपको देखना पड़ेगा, इसको आप डेवलप करेंगे। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन और व्हाट आर द अजम्पशन आप लोग जानते हैं। तो इस लिखने के साथ आप लोग ऐड कर दीजिए जो जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको लिखाया था, सिर्फ नाम डिस्क्रिप्शन नहीं, जो जो कन्वेंशन आपको लिखाया था, जो जो फंडामेंटल बेसिक अजम्पशन आपको लिखाया था, ऐड कीजिए। देखिए पूरा लिखा आपके सामने हो जाएगा। तो यहां पर आप ऐड करेंगे क्या, ऐड, क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड, आप स्टूडेंट ऐड करेगा क्या, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड अकाउंटिंग assumptions, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बस इसका सिर्फ नेम। तो सिर्फ 2 7 8 का नाम लिख देना, बस हो जाएगा, फुल मार्क्स अकाउंटिंग गैप में। तो ये था अकाउंटिंग थ्योरी, ये था गैप। अब next important area, capital maintenance। शब्द नहीं है चो, capital maintenance, capital maintenance concept is the basic theme of profit measurement। एक्चुअली प्रॉफिट का डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग लोग प्रॉफिट बोलता है इनकम माइनस मैचिंग कॉन्सेप्ट को, लेकिन इकोनॉमिक्स का लोग अकाउंटिंग का प्रॉफिट तभी बोलता है मुझे ये सब पता नहीं है अकाउंटिंग का, ये सब फापू, मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए अगर मेरा कैपिटल मेंटेन रहा तो मैं बोलूंगा प्रॉफिट हुआ है। तो दैट इज मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, मतलब वो लोग प्रॉफिट तभी बोलेगा अगर ओपनिंग कैपिटल मेंटेन रहा तब। तो ये कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिट, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। मैं दिखाऊंगा कुछ देर बाद। कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट इज द बेसिक थीम ऑफ द प्रॉफिट मेजरमेंट प्रोसेस by comparing asset, liability and equity of the two different accounting debts। Two different accounting debts मतलब opening and closing। If in a particular period there is a no capital introduced or withdrawn, accounting profit is the difference between the closing capital and opening capital, represented by net assets। There are the two concepts of maintenance of capital, financial maintenance and physical maintenance of capital। मेरे कॉन्सेप्ट से पहले मैं कुछ दिखाऊंगा। सर मैं सोनिया कुमारी वर्मा हूँ सर, फरहान मैसेज कर रहा है। क्या कौन हो तुम? तो ये वही लड़का है, वो क्या बोलना चाहता है? वो डिस्टर्ब कर रहा है सर। गधे की तरह डिस्टर्ब करके वो क्या करेगा? यहाँ पर क्या मिलेगा उसको? और डिस्टर्ब भी क्यों करेगा? एक्सक्यूज मी, जो भी डिस्टर्ब कर रहा है प्लीज मत सर कीजिए। सेवा कौन है सर? हम लोग क्लास वी में आर कोई नॉट सेवा गेटिंग नहीं थी एंटरटेन्ड। सर। तोरे माँ सब फेल हुआ थे लोग, सब फेल हुआ थे लोग ना, जो कर रहे नहीं सब फेल हो जाएगा। एक गल लिख के ओए ले हो ले। कौन ओए मिस्टर? ओए चुप हो कौन सुन बोलने सुन सुन वाले? सुन ए बात कर इधर। How dare कौन you है? to say all that nonsense thing? फ्यूचर खराब कर घंटे का। सर आप कुछ बोलिए। স্যার আপনি সবাইকে মিউট করে ওকে এক্সিট করে দিন গ্রুপ থেকে। नहीं तो दिन यार उसको निकालिए बोल सर, रहा है, देवा तुम्हारा मुंह को। नहीं है बोलने के लिए। दिन भी तेरा ऐसे ही मुंह नहीं बोल है रहा था। एक्चुअली में, बेहया लोग के जैसा बोल रहा है। हक
अरे छोड़ दो, ये लोग पंडित लोग हैं। बाकी सर सब ये लोग कुछ कितना मत बोलो, खराब बोले है सर। पंडित keep है हम quiet. लोग, पूजा करने आए इधर। कितना बेहाया है सर, अजब अरे लड़का है। पहचान कैसी कैसी कर रहा है, ये लोग कांप रही। सामने चल क्या करे, बोलो, जिंदगी में सब कुछ करना पड़ता है, दैट इज लाइफ। आपको सब कुछ देखना है, डोंट रिएक्ट। एक चीज सिखा देता हूं, मार्कशीट में रिएक्ट करना, कभी भी जबान से रिएक्ट नहीं करना, मार्कशीट से रिएक्ट करो। जिसने फेल करोगा बोलेगा वो फेल का स्पेलिंग नहीं लिख सकेगा, करेगा, कोई क्या इश्यू है। चलो कंसेंट्रेट, ये सब नॉइज बोलते हैं हम लोग इसको, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, शंपा मैम पढ़ाएंगे। नॉइज, कम्युनिकेशन प्रोसेस में ये सब नॉइज जर्गन आएगा, इग्नोर। तुम लोगों को बहुत दूर जाना है, ये सब में थोड़े कंसेंट्रेट करके तुम लोगों को जाना, तुम लोग जा सकते हो, बहुत दूर तक तुम लोगों को जाना पड़ेगा, तभी तो सक्सेसफुल होंगे हम लोग ना। चलो एकदम ध्यान दो यहां पर, इग्नोर। मैंने ओपनिंग कैपिटल दे दिया है 1,00,000 रुपया टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स, क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है रुपीज 1,50,000, ये बोल दिया है कैपिटल रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड 1,20,000, इन्फ्लेशन 10%, प्रॉफिट अंडर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द प्रॉफिट, calculate the profit under maintenance, different maintenance of capital concept। ये आप लोगों को बुक में नहीं मिलेगा, क्लोजिंग कैपिटल कितना, 1,50,000 लेस ओपनिंग कैपिटल कितना, 1,00,000 ऐड, तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल था 1,50,000, ओपनिंग कैपिटल है 1,00,000, तो कॉमन सेंस लगाओ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। आपका क्लोजिंग कैपिटल है 1,50,000, आपका ओपनिंग कैपिटल है 1,00,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या बोला गया था, प्रॉफिट तभी होगा अगर आपका क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल। सर ये लैंग्वेज तो कहीं नहीं था। इफ योर ओपनिंग कैपिटल इज मेंटेन्ड, मेंटेन मतलब आपका क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल अगर मेंटेन कर लेते हो, उसके बाद जितना एडिशन होगा दैट इज योर प्रॉफिट। अरे सिंपल लैंग्वेज में बोलिए ना सर, क्या घुमा फिरा के बोल रहे हैं। वही तो बोल रहा हूं बेटा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। और ये सिर्फ आपका लेवल में नहीं जानता है, क्लास के बाद बाजार में चला जाना, सामने जो बाजार है, सामने वेजिटेबल्स लेके बैठता है, उसको पूछना आंटी आंटी आपका आज प्रॉफिट कितना हुआ है, वो बोलेगा बाबा सुबह आया था लेके 10 रुपया 100 रुपया, और दोपहर में जब जाऊंगा घर में तब लेके जाऊंगा 150 रुपया, प्रॉफिट मेरा 50 रुपया है। तुम लोग हा करके देखोगे, वो लोगों को ना आता है अकाउंटिंग, ना जिंदगी में कभी क्लास किया है, वो लोगों ने प्रॉफिट बोल दिया। एग्जैक्टली राइट, प्रॉफिट तो पहले भी कैलकुलेट हो सकता था, बिकॉज अकाउंटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो हम लोगों ने सीखे हैं। लेकिन अकाउंटिंग का स्पेशलाइज्ड नॉलेज होने से बाहर भी अकाउंटिंग का प्रॉफिट का तो एक मतलब होता है, प्रॉफिट का मतलब है अगर क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल से अगर ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देते हो तो इसको बोलेगा कैपिटल अंडर फिनेंशियल मेंटेनेंस of capital। Profit how much? 50,000। Okay sir। चलिए
साहेब अली मैंने बंद करके रखा है, लेकिन साहेब अली को अगर बोलता तो साहेब अली सवाल करता, सर मेरा एक सवाल है, क्या सब चीज का भाव बढ़ता है, कैपिटल का तो भाव बढ़ना चाहिए। ओके राइट, एग्जैक्टली साहेब अली, आपने ठीक लाइन में पकड़ा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं साहेब अली का मतलब क्या बोलना चाहता है वो लोग। क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000, ओपनिंग कैपिटल हाउ मच? सर 1 लाख तो एक साल पहले था, ड्यूरिंग द पीरियड में 10% इन्फ्लेशन हुआ है। क्या मैं बोल सकता हूं ओपनिंग कैपिटल का रिप्लेसमेंट 1 लाख रुपीस है ना 1,10,00,000 रुपीस है? एग्जैक्टली यू आर राइट, ओपनिंग कैपिटल 1,10,000 रुपीस है। हाउ? 1 लाख इंटू, चलिए मैं दिखाता हूं आप लोगों को, 1 लाख add inflation 10% of 1 लाख, कितना? 1 लाख टोटल कितना हुआ बेटा? 10,000। कितना 10,000? 1,10,000। तो मुझे बोलिए कैपिटल कितना होगा? इसमें कास्ट प्रॉब्लम है सर। क्लोजिंग, अच्छा, प्रॉफिट इक्वल टू 40,000। ये क्या हो गया? यहां पर भी क्या प्रॉफिट था 50,000, और यहां पर भी आपने लिखा है प्रॉफिट अंडर फाइनेंशियल कैपिटल 50,000। कैसे हुआ? यहां पर मैंने एक लाइन क्लियर नहीं लिखा था, दैट इज नॉमिनल इन नॉमिनल टर्म। नॉमिनल टर्म मतलब पैसा जो है उसी के बेसिस में किया है, और यहां पर मैं कंसीडर करूंगा इन रियल टर्म। मतलब यहां ऊपर में मैं परचेसिंग पावर को इग्नोर करूंगा, पैसा सिर्फ पैसा की तरह ही देखूंगा, और यहां पर पैसा का परचेसिंग पावर एडजस्ट करने के बाद, मतलब इन्फ्लेशन को कंसीडर करने के बाद तो जैसे इन्फ्लेशन करता हूं तो मेरा क्या होगा? मैं परचेसिंग पावर को मेंटेन कर रहा हूं। तो दैट इज फाइनेंशियल मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल इन रियल टर्म और फाइनेंशियल मेंटेनेंस कैपिटल इन नॉमिनल टर्म, दोनों में एक ही अंतर है। नॉमिनल टर्म में कोई इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन इन रियल टर्म में इन्फ्लेशन को कंसीडर किया जाता है। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद जो ओपनिंग कैपिटल होता है वो अमाउंट को ही हम क्लोजिंग कैपिटल से माइनस करेंगे टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। ओके, नाउ श्रेयांशा हैज रेज्ड द क्वेश्चन, थोड़ा होल्ड करो, कंप्लीट कर लेता हूं। 100% सवाल का आंसर दूंगा। क्लोजिंग कैपिटल, अब मैं देखूंगा उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब मनी नहीं, फाइनेंशियल कैपिटल नहीं, मैं कैपिटल मतलब सोचूंगा उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए कितना कैपिटल लगेगा। क्लोजिंग कैपिटल है 1,50,000 लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या है? ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है, ओपनिंग कौन सा कैपिटल? फिजिकल कैपिटल। व्हाट इज द ओपनिंग फिजिकल कैपिटल? इनटू ओपनिंग फिजिकल कैपिटल हाउ मच? ओपनिंग फिजिकल कैपिटल का मतलब है मेरा ओपनिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना था? ओपनिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी था 10,000। ओपनिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी था 10,000 यूनिट्स। नाउ आप क्या करना चाहते हैं? वही 10,000 प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ कैपिटल का रियल टर्म मॉनेटरी टर्म में नहीं, आप प्रॉपरली उसको फिजिकल टर्म में ही मेंटेन करना चाहते हैं। इसका मतलब है मुझे आज 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए कितना कैपिटल मुझे कंपनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? मेरा तो चल रहा है, कोई दूसरा कंपनी अगर शुरू करना चाहता है तो उसको 10,000 यूनिट्स प्रोडक्शन करने के लिए कितना कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? बोल रहा है 1,20,000।
तो मेरा मेंटेनेंस का ऑफ कैपिटल का मतलब 1 लाख बाय 1 लाख 10 नहीं होगा, मेरा ओपन मतलब होगा मेरा जो फिजिकल कैपिटल है उसको मेंटेन करने के लिए। तो बोलिए कितना होगा ओपनिंग फिजिकल कैपिटल, मतलब 10,000 कैपिटल, ओपनिंग फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस ड्यूज कितना 10,000 यूनिट्स, हाउ मच 1,20,000। तो नाउ प्रॉफिट अंडर फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, डन। सो मैंने आपको सिखाया क्या, कैपिटल अंडर नॉमिनल टर्म, कैपिटल और फिजिकल मेंटेनेंस एंड फाइनेंशियल मेंटेनेंस। फाइनेंशियल मेंटेनेंस का 2 टर्म में हो सकता है, एक नॉमिनल टर्म एक रियल टर्म, एंड प्रॉफिट मेंटेनेंस का एक ही टर्म होगा फिजिकल टर्म। श्रेयांश आप बोल सकते हैं, मैं आपको अलाउ करूंगा बोलने के लिए। ইয়েস স্যার, ওই যে আমার 1,20,000 এর ডাউট ছিল, ওটা আপনি বলে দিয়েছেন, তাহলে ক্লিয়ার হয়ে গেল। ओके ओके, एनी अदर? आप लोगों ने कोई इधर उधर किया है बेटा, दैट्स व्हाई ये हाल है। ऑल दो लोग सवाल उठाया है, कौन कौन? अच्छा, हु इज जुनैद? बेटा आप बोल सकते हैं, मैंने अलाउ किया आपको बोलने के लिए। Sir, I got a problem. Like, I don't understand the lower part of capital concept above closing capital. About? You need to explain me the closing capital once again. In which Got some college you are? internet issues. I'm sorry. From which college? I'm from Calcutta. ये लोगों को मिला कैसे? ये भी सेम इशू है। इतना दिन बाद ये लोग कहां से आ गया? चलिए, देखने से कुछ नहीं होगा। तो यहां तक आई थिंक क्लियर है। दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल। तो दैट इज द फिजिकल मेंटेनेंस, एंड फाइनेंशियल मेंटेनेंस। अब आते हैं मेन एरिया में। मैंने आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दिया। अंडर फाइनेंशियल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट इज अर्न्ड इफ द फाइनेंशियल मतलब मनी कैपिटल of the net asset at the end of the period exceed the money amount of the net asset at the beginning of the period. कैपिटल मतलब क्या है? नेट एसेट, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी इज अ कैपिटल। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल बोल रहा है मनी कैपिटल, नॉट फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल मतलब मनी कैपिटल, अगर मनी कैपिटल मेंटेन रहता है तो इसको बोला जाएगा मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल। आफ्टर एक्सक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू at the beginning of the period, after excluding the any distribution to and contribution from the owner. Distribution मतलब drawings and contribution मतलब introduction of capital, ये दोनों एडजस्ट करने के बाद जो बना रहेगा that is मेरा capital. Financial capital maintenance can be measured either in nominal monetary units or in constant purchasing power unit, that is real term. सो एक नॉमिनल टर्म मतलब जो मनी का अमाउंट आप देख रहे हो वही, और रियल टर्म मतलब उसका परचेजिंग पावर देखने से नहीं होगा, कितना दे सकता है वो इंपॉर्टेंट है।
under physical capital maintenance concept, profit is earned only if the physical productive capacity, मतलब operating capabilities of the entity or the resources or fund needed to achieve that capacity, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए, फिर से स्टार्ट करने के लिए 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी लगेगा, जितना कैपिटल लगेगा, वो अगर आपका इंटैक्ट है तो आप उसको बोलेंगे क्या, प्रॉफिट। एट द एंड ऑफ द पीरियड एक्सीड द फिजिकल प्रोडक्शन कैपेसिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो मेरा क्लोजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, मेरा क्लोजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है और मेरा जो ओपनिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है फिजिकल टर्म में, वो अगर एक्सीड कर जाता है तो हम उसको बोलेंगे हाँ भाई मेरा कैपिटल मेंटेन है, तो एक्सेस जो है वो मेरा प्रॉफिट और सरप्लस है। ओके, आफ्टर एक्सक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ओनर ड्यूरिंग द पीरियड। डन। अच्छा, मैं एक लाइन आपको दिखा देता हूं, बहुत सारा स्टूडेंट का एक सवाल आ सकता है, सर ये डिस्ट्रीब्यूशन और ओनर का इंट्रोडक्शन क्या होता है। चलिए सेम एक प्रॉब्लम में लेता हूं, एक लाइन में दिखाऊंगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, introduction of capital 25,000 drawings, तो चलिए मैं एक फेज आपको दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000, ओपनिंग कैपिटल 1,00,000, क्या होता है, एड ड्राइंग्स लेस इंट्रोडक्शन। ड्राइंग्स कितना है बेटा, ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग्स कितना है, ऐड बोलो। ड्राइंग्स है 10,000 और इंट्रोडक्शन कितना है 25,000। तो प्रॉफिट कितना होगा, 1,50,000, 60,000, 60 से 25 माइनस 35,000। सिमिलरली इस फॉर्म में सेम चीज रहेगा,
कितना है ड्राइंग्स? 10,000 और इंट्रोडक्शन 25,000. प्रॉफिट अंडर फिजिकल मेंटेनेंस, फिनेंशियल मेंटेनेंस कितना होगा बोलो? 25,000. तो आई थिंक मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन और ड्राइंग्स कैपिटल दोनों ही दिखा दिया. क्या यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा? कभी नहीं. सिंपली एक थ्योरी आएगा. व्हाट इज मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, और एक्सप्लेन द फाइनेंशियल मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एंड फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल. लेकिन स्टूडेंट विथ एक्सप्लेनेशन अगर देता है तो फुल मार्क्स, 5 में 5. इसमें एक नंबर भी कोई नहीं हाथ लगा सकेगा. ओके तो हम लोग ने क्या किया? अकाउंटिंग थ्योरी का पार्ट कंप्लीट कर लिया, गैप कंप्लीट कर लिया, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया. तो हम लोगों का अकाउंटिंग का थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हो चुका है. हम लोग कल एक बार ब्रीफ करके आप लोगों को बता देंगे. श्रेयांश बोलो. श्रेयांश. Sir, under which circumstances আমরা এই দুটো in real terms are in Always nominal physically terms we apply practical for? approach bolo. Always practically we will follow in a nominal term. But when a concept of the economic capital and economic concept of capital based on profit calculate करने के लिए बोलेगा, then we will use that three concept. Actually it is a theoretical concept, so the objective to teach you that is so that you can identify what is a different way of calculating profit in the common parlance. But as an accountant you always follow either financial maintenance in terms of real terms or in nominal terms. But in India, inflation adjusted capital is not permitted practice. In India it is not a permitted practice. Why, sir? No, government of India allow नहीं किया है inflation, because अभी तक And यहाँ पर rare case 10% से ऊपर जाता है. The economic where the inflation is more than 3 digit, yes, sir. in that country they follow inflation accounting. India में inflation accounting अभी तक follow नहीं होता है. Okay. लेकिन we need to learn, that's why आपको दिखाया गया है. सर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग फॉलो नहीं होता है, इसका रीजन ये है कि ज्यादा मतलब कम इन्फ्लेशन नहीं है. हाँ, कम वेरी फ्लक्चुएटिंग इन्फ्लेशन. जितना फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा तो अकाउंटिंग डेटा तो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा. राइट सर. इतना डिस्टॉर्शन से तो कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकोगे, तो उसका मतलब ही कुछ नहीं रहेगा. चलिए होल्ड कीजिए. अब जिसके लिए हम लोग आएंगे दैट इज स्टॉप.